अच्छा, पाकिस्तान की जानिब से साजिद अली ने 4 शिकार किए, उबैद शाह, मोहम्मद अली और अली उस्मान ने 2-2 विकेटें उड़ाईं। तो ये हमने आपको राउंड अप दे दिया, वेस्ट इंडीज़ वाला भी और स्पेन वाला भी। अच्छा जी, अब शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं बड़े अरसे बाद। शाहिद भाई, थैंक वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को सर 344 रन तक महदूद कर दिया। क्या इससे भी कम स्कोर पर आउट करना मुमकिन था, आपको लगता है? नहीं, मुमकिन नहीं था। खैर, क्रिकेट में तो कोई भी चीज़ मुमकिन या नामुमकिन नहीं होती, क्रिकेट बाई चांस होता है। कर सकते थे कम में आउट, लेकिन वेस्ट इंडीज़ भी ज़ाहिर है खेलने आई है। एक सपाट विकेट है, फ्लैट विकेट है। ये वही ग्राउंड है जहाँ पे पाकिस्तान ने 4 रोज़ा मैच खेला था, बड़ा भारी स्कोर किया था। वहाँ पे भी बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की थी, अजान ओवैस ने, ओवैस सफ़र ने, सब ने बड़ा अच्छा स्कोर किया था। तो एक अच्छी पिच मिली है। हैरानगी है कि वेस्ट इंडीज़ ने 1-0 की लीड के बाद इस तरह की पिच बनाई, लेकिन आपको पिच पे अच्छा भी खेलना होता है। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक, अजान ओवैस बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की। काफ़ी अरसे के बाद हमने पाकिस्तान की बैटिंग में फ्लो देखा है और इतना बड़ा स्कोर कर लिया पाकिस्तान ने, 268, और अभी सिर्फ 2 विकेटें गिरी हैं। और वो जो सेंचुरी बाबर आजम से बहुत दूर चली गई थी, टेस्ट सेंचुरी, 34 इनिंग्स के बाद अब लग रहा है कि वो आने वाली है। आज इंशाल्लाह वो बनाएंगे सेंचुरी, और पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत भी थी। पाकिस्तान 1-0 के खसारे में है। पाकिस्तान को सीरीज़ बराबर करनी है, आगे इंग्लैंड का भी टूर है। तो इससे पाकिस्तान की टीम में, पाकिस्तान के बैटर्स में एतमाद बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बाबर जो हैं वो सेंचुरी के करीब है और हम देख रहे हैं 4 साल और 34 इनिंग से टेस्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी स्कोर नहीं की है। शाहिद साहब, आज तीसरे दिन का खेल ज़ाहिर होगा, तो पाकिस्तान की 8 विकेटें अभी बाकी हैं। क्या देखते हैं, हमें कितने रन्स की लीड लेनी चाहिए? कम से कम देखिए 150 रन की तो लीड लेनी चाहिए। उमूमन हम ये देख रहे हैं बहुत से टेस्ट मैचों में पिछले 1.5-2 साल से कि पाकिस्तान की आखिरी 5-6 विकेटें बड़े बुरी तरह से कोलैप्स होती हैं। तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और पाकिस्तान एक बड़ा स्कोर करे, 150-200 रन की लीड ले और फिर वेस्ट इंडीज़ को ये टेस्ट मैच हराए। इसलिए कि टेस्ट सीरीज़ बराबर करने के लिए ये टेस्ट मैच जीतना ज़रूरी है। और हम सन 2000 के बाद से वेस्ट इंडीज़ से नहीं हारे, यानी 26 साल का हमारा नाकाबिल शिकस्त रिकॉर्ड है, वो बरकरार रहना चाहिए। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि आगे इंग्लैंड का टूर है, हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 90 और आखिरी नंबर पर हैं। तो इस विन से हमें पॉइंट्स टेबल में भी ऊपर आएंगे हम, और हमें इंग्लैंड के टूर के लिए भी काफ़ी एतमाद। और शायद साहब, तमाम डिपार्टमेंट में ज़ाहिर है आपकी तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए, पूरा एक गेम प्लान होना चाहिए। मैं अगर यहाँ पर बात करूँ मोहम्मद अब्बास की, हर कंडीशन में वो अच्छे साबित होना। अभी तक पहले टेस्ट में 8 विकेटें हासिल की, लेकिन दूसरे मैच में उन्हें बिठा दिया। तो ड्रॉप करने की कोई वजह समझ आती है आपको? काफ़ी हैरान कुन फैसला है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का। सरफराज हैं उसमें, असद शफीक, ये दोनों सेलेक्टर भी हैं और दोनों कोचेस भी हैं। बाबर आजम ज़ाहिर है वो कप्तान है, उनका भी फैसला होगा। उन्होंने टॉस में ये कहा कि कंडीशन ऐसी नहीं थी, ये पिच ऐसी फ्लैट है, इस पर इतनी तेज़ गेंद नहीं आती। और बार बार यही कहा जाता है कि अब्बास की स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो अपनी लाइन और लेंथ से सारा अपनी जो भी कमज़ोरियाँ हैं, जो भी कमियाँ हैं, वो पूरी कर लेते हैं। 8 विकेटें लेना, फिर अगले ही टेस्ट मैच में उनको ड्रॉप कर देना, बड़ा हैरान कुन फैसला था। लेकिन बाज़ औक़ात आप कोई बोल्ड डिसीजन लेते हैं और वो पे ऑफ कर जाता है। शायद अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है तो सब लोग यही कहेंगे कि ठीक है, सही डिसीजन था। और अगर कहीं गलत रिजल्ट आता तो जाहिर है इस डिसीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो भी रही है कि अब्बास जैसे प्लेयर को। और शोमी किस्मत उनकी देखें कि उन्हीं से उबैद शाह को कैप दिलवाई गई। इस दिल से बेचारे अब्बास ने कैप दी होगी कि मैं तो नहीं खेल रहा, यंगस्टर तू खेल जा। अच्छा शाहिद भाई, चले क्रिकेट की तो हम रोज़ बात करते ही हैं, ज़रा दूसरे खेलों का भी जिक्र कर लेते हैं। अभी रिसेंटली लेटली कॉमनवेल्थ गेम्स हुई, उसमें पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा था? आप स्विमर्स की बात कर लें, आप जेवलिन थ्रो की बात कर लें। जेवलिन थ्रो पे मैं एम्फेसाइज़ इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि अर्शद नदीम हमारे कौमी खिलाड़ी हैं और उन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया, लेकिन उसके बाद से अर्शद नदीम की परफॉर्मेंस बहुत डगमगाई और अब हम देख रहे हैं कि अताब का शिकार भी वो हमें नज़र आए। अब जेवलिन थ्रो के पूरे इवेंट के अंदर हमें अर्शद नदीम की परफॉर्मेंस बहुत वीक नज़र आई। एक बॉलीवुड की एक मूवी थी जिसमें मुझे याद है आज से कुछ अर्से पहले वो आई थी, जिसमें पहलवान होती हैं, खिलाड़ी होती हैं, तो वो जब तक अपना देसी खेल, अपना देसी स्टाइल के अंदर वो खेल रही होती हैं, तब तक वो बड़े अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स ले रही होती हैं, तमगे ले रही होती हैं।
जिस दिन से वो फॉर्मल कॉस्मेटिक ट्रेनिंग शुरू करती हैं, फैंसी ट्रेनिंग शुरू करती हैं, उस दिन से वो डाउनग्रेड होना शुरू हो जाती हैं। आपको लगता है अर्शद के साथ भी कुछ ऐसा ही केस हुआ? नहीं, जेवलिन और पहलवानी में बहुत फर्क है। पहलवानी में Obviously. देसी तरीके आजमाते हैं, जेवलिन में अब मॉडर्न तरीके आ गए। और अफसोस ये है कि हमने पेरिस ओलंपिक्स के बाद अरशद नदीम को पैम्पर कर दिया, प्रोग्रेस नहीं हो सकी उनकी। उनको पैम्पर नहीं करना चाहिए था कि हमने 35-40 करोड़ रुपए उन्हें दे दिए। उनको 5 करोड़ रुपए तक मिलते कैश अवार्ड, जो होता है $50,000 वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन की तरफ से तमगा गोल्ड मेडल जीतने पर दिया जाता है। वो काफ़ी मुझे लगा कि जैसे उनकी प्रोग्रेस रुक गई, वो पैम्पर हो गए और उन्हें खुद ही जो है अपने अपने अखराजात उठाकर साउथ अफ्रीका जाना चाहिए था, वहाँ पे ट्रेनिंग लेते या जर्मनी जाते। तो हमारी खेलों की तंजीमों को ये चाहिए कि किसी भी एथलीट को इतना कैश अवार्ड ना दें, कैश अवार्ड दें लेकिन एक लिमिट तक दें और फिर उसको उस कैश के साथ उसको बेस कर दें, जर्मनी में कर दें, साउथ अफ्रीका में कर दें, उसे एक फॉरेन कोच दें जो मॉडर्न टेक्निक बताए कि जब फील्ड गीली होती है, वेट होती है, तो वहाँ पे आप कैसे भागकर जेवलिन फेंकते हैं। जब ब्लिस्टरी कंडीशन होती है, बहुत तेज हवा चल रही होती है, जैसे ग्लासगो में थी, वहाँ पे आप कैसे थ्रो करते हैं। श्रीलंका का एक नौजवान आया, उसने गोल्ड मेडल ले लिया। इंडिया के 2 एथलीट, कि इसमें ज़ाहिर है अरशद को हम कम इस हवाले से रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। हमारे यहाँ एक जब कोई जीतता है, कोई बड़ी अचीवमेंट करता है, तो हम सब जी उसकी जीत में शरीक होना चाहते हैं। यहाँ पर हमने देखा हुकूमती सतह पर, चाहे वो सारे सूबों उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई, फिर सब ने चाहा जी हम अपना अपना किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूशन उनकी इस जीत में डाल सकें। ये जो पैसा है या ये जो बजट है, इसकी एलोकेशन जो है वो फिर और खिलाड़ियों पर की जा सकती है। हम एकेडमीज बना सकते हैं, अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर कर सकते हैं। हम अरशद नदीम हमारे हीरो हैं, हम उन जैसे और हीरोज़ क्यों नहीं पैदा कर सकते। इसके लिए हमें काम करना होगा, इन इदारों को काम करना होगा। इनसे कोई पूछता है कि भाई आप लोग क्यों नहीं स्पोर्ट्स को फॉल कर रहे हैं? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और आजकल जो बड़ा मशहूर जुमला चल रहा है कि सिस्टम फेल हो गया, तो सिस्टम फेल है पाकिस्तान के खेलों का। हम पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में 18वें नंबर पर थे, 2 गोल्ड थे हमारे, 3 सिल्वर थे, 3 ब्रॉन्ज थे। रेसलिंग इस दफ़ा हाँ शामिल ही नहीं की कॉमनवेल्थ गेम्स वालों ने, वहाँ के हमारे साथ तमगे चले गए। हम रेसलिंग में बहुत अच्छे हैं। वेट लिफ्टिंग में हमें नूह भट्ट ने गोल्ड मेडल जितवाया था पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में। वेट लिफ्टिंग की फेडरेशन पे पाबंदी है, उनकी पाबंदी ख़त्म करते हैं, उनके 3-4 अच्छे वेट लिफ्टर्स भेजते तो पाकिस्तान मेडल टेबल में भी ऊपर होता। लेकिन हम खेलों को हम बिगाड़ रहे हैं। हमने खेलों को इस कदर बिगाड़ दिया, तो अब हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हम किसी प्लेयर को इतना सब कुछ ना दें, सिस्टम पे लगाएं, उसका सिस्टम अच्छा करें, उसको हम कोच देते हैं। वो बेचारे यही शिकायत करते रहे कि मुझे जाना है, मुझे फॉरेन कोच चाहिए। वो अपने पास से खुद पैसे खर्च करके चले जाते हैं और जब वो नहीं गए तो हमारा सिस्टम बिल्कुल एक्सपोज हो गया कि हमारा सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। उनकी प्रोग्रेस के बजाय वो और पीछे चले गए और दूसरे आए और उन्होंने मेडल्स पर कब्जा किया। करेक्ट। बहुत शुक्रिया शाहिदा हाशमी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और मुझे ये लगता है कि